नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था पिछले वीक की गज़ा वाले डील पे और जो चीज़ें निकल के आएंगी, वहाँ जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे बात हो पाएगी और जो चीज़ें उसके बाद मालूम होगी तो हम आपके पास वीडियो लेके आएंगे। तो आज हम आपके पास गज़ा पे वीडियो लेके आए हैं कि क्या जो डील हुई है वो क्या हुई है, क्या ये सरेंडर है, क्या हथियार सौंप देंगे, क्या होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, और सबसे अहम बात कि क्या यह डील सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। अव्वल तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने वो जो पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ पीस देखा डोनाल्ड ट्रंप का, और उसकी जो आपने पूरी संरचना देखी वो पूरी की पूरी प्रो इजराइल संरचना है। जिस बल्गेरियन डिप्लोमेट को उसका हेड बनाया गया है, घनघोर प्रो इजराइल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अब ये सैमुअल टेलर कोलरिज बड़ी फेमस अंग्रेज़ पोएट हैं। उनकी राइम ऑफ एंशिएंट मैराइनर एक कविता है जिसमें कि जिससे एक फ्रेज निकल के आता है कि अल्बेट्रस अराउंड योर नेक, और ये आपके गले की घंटी है, वो अब आप उसको समझें। तो ये गले की घंटी जो दुनिया के तमाम सुन्नी देश हैं जिन्होंने ये डील करवाई है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो टर्की हो, ये ठीकरा उनके माथे पे पड़ता है कि भाई वो कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो किसका साथ दे रहे हैं। एनीवे, अब उन्होंने अपील की है अमेरिका से, और अमेरिका को उसने कहा है कि इज़राइल जिस तरीके से हमला कर रहा है या इज़राइल जिस तरह से खिलाफ वर्जी कर रहा है उससे डील खतरे में पड़ गई है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये वो आदमी कह रहा है जो घनघोर प्रो इज़राइल है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में चाहे जो भी आदमी, कोई भी इंडिपेंडेंट मानसिकता का आदमी हो जो इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को देखता होगा, उसको पता है कि कौन ऑक्युपायर है, कौन वायलेट करता है, किसको एक्चुअली शांति की परवाह है और किसको नहीं है। तो डील क्या है? तो डील जो शर्म अल शेख में आपने देखा था, वो जो तमाम चीज़ें थी उसके अंदर उसका सेकंड फेज जो है वो अब चालू हो गया। दरमियान में क्या हुआ? दरमियान में इज़राइल और अंदर खिसक के उसने एक येलो लाइन बना ली है और अंदर की तरफ वो पुश करता गया है। 30% और एरिया उसने कब्जा किए हैं सीज़ फायर के दौरान। ये वो सीज़ फायर है जिसकी जिम्मेदारी तमाम जो सुन्नी देश हैं दुनिया के, जिन्होंने इसको ये करवाई थी, ये जो बड़े बड़े जो बाबा लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी थी इसको इम्प्लीमेंट करना। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसका निर्वहन किया जा रहा है ये कोई आपसे छुपा नहीं है। 18 लोग जो हैं कल गज़ा में मारे गए हैं, और ये जुलाई महीना सो कॉल्ड सीज़ फायर के बाद अभी तक का सबसे ज़्यादा ब्लडीड महीना है। सबसे ज़्यादा फ़िलिस्तीनी इसी महीने में अभी मारे गए, जो अभी जुलाई गए आपके सामने। एनीवे, तो अब डील क्या कहती है? डील ये कहती है कि 14 दिन के अंदर, यानी ये जिस दिन साइन हुआ था उसके 14 दिन के बाद, यानी आज जब आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है सोमवार को, तो यानी 11 दिन के अंदर एक टाइमलाइन जो है वो पेश कर दी जाएगी। उस टाइमलाइन को सबको फॉलो करना है, चाहे वो हमास हो, चाहे वो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद हो, चाहे वो और ग्रुप्स हों, और इसके अलावा इज़राइल को भी। जैसे ही वो डेडलाइन की वो जो है टाइमलाइन की का दिन करीब आ रहा है, वैसे ही इज़राइल ने नानुकुर शुरू कर दिया। जबकि ये सारी चीज़ें प्रो इज़राइल इसमें रखी गई हैं, लेकिन फिर भी जो सबको पता है कि गुड फेथ और बैड फेथ एक्टर में क्या फ़र्क होता है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है। नानुकुर इज़राइल ऑलरेडी कर रहा है। आज उसने अमेरिका से अपील की है कि जो पब्लिश्ड मेमोरेंडम है, जो रूपरेखा है, इज़राइल उससे इत्तेफाक नहीं रखता है, और वो तमाम जो बहानेबाजी है वो उसमें कर रहा है। तो क्या होगा? इस टाइमलाइन के हिसाब से एक नेशनल कमेटी जो है वो बनेगी रैदर फ़िलिस्तीनियों की, वो एंटर करेगी गज़ा, और जो भी फैक्शंस वहाँ हैं, चाहे PIJ है, चाहे वो हमास है, वो लोग सिक्योरिटी और सिविलियन दोनों जिम्मेदारी उस कमेटी को सौंप देंगे। उस कमेटी को सौंपने के बाद फेज्ड वाइज इज़राइल को वहाँ से विड्रॉ करना है, पीछे हटना है। जैसे जैसे पीछे हटेगा और चीज़ों का कार्यान्वयन होता रहेगा। जैसे कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी
पुलिस को दी गई है, वो पुलिस जो अभी ट्रेन हुई है, जिसको इजिप्ट ने ट्रेन किया है। हालांकि इसमें यूएई का भी बहुत बड़ा रोल है। याद रखें कि यूएई में जो एक फ्यूजिटिव, एक गद्दार पैलेस्टीनियन जो लीडर है दहलान, मोहम्मद दहलान, उसने ये पूरा का पूरा जो है वो ट्रिगर किया है। उसकी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी फ़िलिस्तीनियों में बिल्कुल ना के बराबर है, 0% है। लेकिन यूएई उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाता रहा है और उसको यूज़ करके पैलेस्टीनियन मामले में प्रो इज़राइल सेंटिमेंट्स बनाता रहा। ये सारे जो सुन्नी देश हैं, इनके जो कारनामे हैं, ये तो सबके सामने। तो ये पुलिस फोर्स है, हालांकि ट्रेन हुई है इजिप्ट में, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल यूएई का भी है। अब ये पुलिस फोर्स आएगी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ये पुलिस फोर्स वहाँ पे ले लेगी। साथ ही साथ जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी भी ये पुलिस फोर्स ले लेगी। जो नेशनल कमेटी है वो जैसे ही सिविलियन अफेयर की जिम्मेदारी लेगी, तो उसमें ये जो तमाम फैक्शंस हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे पीआईजे हो, चाहे और भी जो फैक्शंस हैं, इनका रोल नहीं बच जाएगा, यानी वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो भी पुलिस फोर्सेस है उसको वेट किया जाएगा। वेटिंग कौन करेगा? नेशनल कमेटी करेगी। साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके अंदर एक ग्रुप बनाया जाएगा जो इम्प्लीमेंटेशन देखेगा। वो इसको वेट करेगा। वेट करने का मतलब है कि ये देखेगा कि ये जो लोग हैं ये हमास के मेंबर तो नहीं हैं, और उनके वेटिंग करने के बाद ये जो लोग हैं वो पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। जो अगर आप हमास से जुड़े हुए हैं तो आप दूसरे सिविलियन रोल अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि फिर उनको नौकरी कौन देगा अगर आपने उनको नौकरी नहीं दी तो। लेकिन आप सिक्योरिटी रोल में आप नहीं रहेंगे। ये इसकी जिम्मेदारी उस ग्रुप की है जिसमें ये तमाम जो देश हैं, बोर्ड ऑफ पीस वाले, पाकिस्तान और कतार और ये तमाम लोग उसमें शामिल होंगे। अब बात रही हथियार की, तो दो तरीके से जो मिलिशिया, जो इजराइल सपोर्टेड मिलिशिया है, इसमें भी यूएई का रोल है बहुत बड़ा। ये दहलान का जो रोल है वो अपने हथियार जो है वो नेशनल कमेटी के साथ रख देगा। इसी के साथ एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एंटर करेगी। इजराइल इसको लेके भी नानुकुर कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो डिसाइड करेगा कि इसमें किस देश के सोल्जर्स रहेंगे, किस देश के नहीं रहेंगे। अभी इसको भी लेके बड़ा मसला पेश आने वाला है। जब ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आ जाएगी तो ये डिप्लॉय हो जाएगी उस कॉन्टैक्ट लाइन में जिसको येलो लाइन कहते हैं। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का काम इंटरनल पुलिसिंग नहीं है, यानी वो किसी भी कीमत पे फ़िलिस्तीनियों के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहेगा, यानी उनको वो पुलिसिंग नहीं करेंगे। पुलिस को वो ट्रेन करेंगे, लेकिन उनका काम होगा कि सीज़ फायर मैकेनिज़्म का इम्प्लीमेंटेशन हो इजराइल के तरफ से। ये देखना उनका काम है। जाहिर है कि पैलेस्टीनियन जो हमास के तरफ से इम्प्लीमेंटेशन है वो भी यही देखेंगे, लेकिन वो इंगेज नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन के साथ। जो हथियार हैं ये फैक्शंस के, वो नेशनल कमेटी के तत्वावधान में, उनके गार्जियनशिप में गज़ा के अंदर ही स्टोर किए जाएंगे और सिक्योर किए जाएंगे। ये हथियार ना तो किसी इंटरनेशनल ग्रुप को दी जाएगी, ना तो ये इजराइल को दी जाएगी, और ना ये गज़ा छोड़ के बाहर निकलेगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि कल से अगर इजराइल खिलाफ वर्जी करता है, जो कि वो करेगा ही, उसके फितरत में है, तो फिर ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, यानी वेस्ट बैंक वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर कि जब से फतह ने 1990s में हथियार डाले हैं, इजराइल को जब मन करता है जिसकी हत्या करता है, जब मन करता है कि वहाँ जो भी कुछ कर ले, और वहाँ से कोई रेसिस्टेंस आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि आपने हथियार जो है वो डाल दिए थे। ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मिलिशिया के हथियार भी नेशनल कमेटी के पास रहेगी, लेकिन वो नेशनल कमेटी के कब्जे में रहेगी। मिलिशिया को एक्सेस नहीं मिलेगी, उनको डिसबैंड कर दिया जाएगा। इस टाइमलाइन के अब जो हेवी वेपन है और जो टनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मिसाइल और हेवी वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, वो नेशनल कमेटी के अंदर आएगी, लेकिन वो तब आएगी जब इजराइल वहाँ से कंप्लीटली विड्रॉ कर देगा। इसमें इजराइल और ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले डीमिलिटराइजेशन होगा फिर विड्रॉल होगा, लेकिन डील में ऐसा नहीं है। पहले उनको विड्रॉ करना पड़ेगा।
ये सारे एरियाज़ नेशनल कमेटी सिक्योर करेगी, इसमें कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल का कोई रोल नहीं रहेगा। यानी ये ऑप्शन अगेन वही ऑप्शन है कि अगर इजराइल खिलाफ वर्जी करता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि करेगा, तो क्या ऑप्शंस रहेंगे उनके पास। अगर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोडक्शन साइट जो हैं वो हटा दी गई, तो फिर वो आप चैलेंज किस तरह से कर पाएंगे, किस तरह से माउंट कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा ये है कि जो टाइमलाइन दी गई है, ऑलरेडी इजराइल उस पर नाक नुकुर कर रहा है, क्योंकि टाइमलाइन जो है वो उसको पब्लिक नहीं किया गया। हमें और आपको वो टाइमलाइन नहीं पता है, लेकिन जाहिर है कि इजराइल को वो टाइमलाइन पता है और इसीलिए वो पहले से प्रीएम्प्ट करके उसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। जो मैंने आपसे कहा कि अभी आपने आज ही उसने अमेरिका से अपील की है कि वो इत्तेफाक नहीं रखता है। ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन और वो तमाम सहूलत जो हैं वो अंदर आएगी और उसकी मॉनिटरिंग ये जो बोर्ड ऑफ पीस के तमाम मेंबर्स हैं, उन मेंबर कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। वो एक जिसको कह सकते हैं ओवरसाइट कमेटी बनाएंगे। उस ओवरसाइट कमेटी का काम है कि इन चीज़ों पे नज़र रखना। अब मसला ये है कि इनमें तमाम देश ऐसे हैं जिनके इजराइल के साथ प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। अगर आप इसमें से पाकिस्तान को माइनस कर दें तो बाकी कतर के साथ बैक चैनल हमेशा से संबंध रहे हैं। यूएई तो ऑब्वियसली गोदी में ही बैठा हुआ है। चचा एर्दोगान जो हैं खलीफा, वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सबको पता है कि इस पूरे गज़ा वॉर में पूरा का पूरा गैस, मिलिट्री ग्रेड स्टील, वो तमाम चीज़ एर्दोगान ने सप्लाई की है और वो चाहता है तो इसको सस्पेंड कर सकता था। यूएन का मैंडेट है अब, लेकिन वो बेसिकली उनके जो गुर्गे हैं कमअकल भारत में ही बहुत हैं और ज़ाहिर है तुर्की में तो हैं ही हैं। उनको ऑप्टिक्स पर्पस के लिए ये सारी चीज़ें करता है, लेकिन सबको पता है कि अल्टीमेटली ट्रेड हो या तमाम चीज़ें हों, उसने और उससे पहले के तमाम जो हुक्मरान तुर्की के रहे हैं वो उनके इजराइल के साथ क्या संबंध रहे। अभी भी हवा पानी बहुत देता है, लेकिन कंक्रीट कोई नहीं है। अब मसला ये है कि ये लोग उस बोर्ड में मेंबर हैं, यानी इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मेंबर हैं, उनसे क्या तवक्को रखी जाए कि वो क्या प्रो पैलेस्टीनियन या इवन न्यूट्रल पोजीशन भी रखेंगे। इजराइल के साथ इनके जो संबंध रहे हैं, इजराइल के लिए इन्होंने इतने साल जो काम किया, और इसमें सऊदी अरब और ये तमाम देश शामिल है। सबके सामने अब तो खुल गई है बात, अब तो अपने मुंह से ये बोल रहे हैं। अभी आपने देखा ये जो नए खलीफा जो सीरिया के हैं, उसने इंटरव्यू दे के सबका मुंह बंद करवा दिया जब उसने कह दिया कि नहीं, इजराइल के साथ तो हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और हम उसके साथ पीस रखना चाहते हैं। और ये जो तमाम जो अति उत्तेजित सुन्नी थे, जिनको लग रहा था कि जेनोसाइड हो रहा है सीरिया में, उनको अब नया खिलाफत जो है वो देखने को मिल रहा है। और वो खलीफा जो उनके नए खलीफा हैं वो क्या कह रहे हैं गज़ा के बारे में और पैलेस्टाइन के बारे में और इजराइल के बारे में, ये तमाम इंटरव्यूज़ में और स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ है। अब पता नहीं कि अब इंडिया में उर्दू वाले उसको ट्रांसलेट करके सुनाते भी हैं अपने लोगों को, या जिसको कहते हैं ना कि शर्म इतनी आ रही है कि उसको अब ट्रांसलेट ही नहीं कर रहे हैं। और अभी तक जो सीरियन रिवॉल्यूशन है उसके यानी उसमें उसकी खुशी में अभी तक पागल है। तो अल्टीमेटली डील का क्या होगा मुझे 100% पता है, नहीं होगा सक्सेसफुल। इजराइल गुड फेथ एक्टर ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप गुड फेथ एक्टर ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक ये हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप की रहती है तब तक ये डील देखना है किस तरीके से आगे बढ़ती है, इसका क्या भविष्य होता है। जैसे ही ये कोलैप्स होगा, जैसा मैंने कहा, अमेरिका में जिस तरह से पब्लिक परसेप्शन बदल रहा है, जिस तरह से पब्लिक एटीट्यूड बदल रहा है, आगे जो भी हुकूमत आएगी वो ज़्यादा यानी वो इतना प्रो इजराइल नहीं रहेगी, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो। डेमोक्रेट पार्टी में प्रेशर और ज़्यादा है, उनको अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ ये बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। तो अगर ये जो वॉटेवर ये जो डील है सो कॉल्ड, अगर ये इस जो स्टॉप गैप पीरियड है, ये जो 2 साल का पीरियड है, अगर इसमें सिचुएशन को स्टेबलाइज रखता है
तो कम से कम आगे उम्मीद की जा सकती है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे और प्रेशर इजराइल पे एग्जर्ट किया जा सकता है। इसको स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह देखना चाहिए। स्टॉप गैप अरेंजमेंट से ज़्यादा ये नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट तक भी ना बन पाए, उसकी भी पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट भी बन जाता है तो रिलेटिवली इसको एक सक्सेसफुल डील माना जाएगा। क्या होगा आगे, क्या अपडेट्स होंगे, हम आपके पास लेते आएंगे जैसे हमेशा से लाते रहे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।